इस कार्यक्रम के प्रायोजक जिला प्रशासन दुर्ग एवं स्वास्थ्य विभाग है। रेडियो लोकवाणी 89.6 एफएम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आरजे चित्रा का नमस्कार। दोस्तों, वक्त हो गया है कार्यक्रम स्वास्थ्यवाणी का, जिसमें करते हैं आपके स्वास्थ्य संबंधी बातें। तो आज हम बात करेंगे न्यूनेटल एंड इन्फेंट केयर के बारे में, यानी कि नवजात एवं शिशु की देखभाल। यूनिसेफ के मुताबिक भारत में हर 53 सेकंड में एक नवजात की मौत होती है, यानी रोजाना 1600 से ज्यादा बच्चे। वहीं देश में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट यानी नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 बच्चों पर 23 है, यानी हर 1000 बच्चों में से 23 की मौत 28 दिन से पहले ही हो जाती है। तो आज इस गंभीर विषय में हम बात करेंगे डॉक्टर दिव्या श्रीवास्तव से, जो कि है शिशु रोग विशेषज्ञ, जिला टीकाकरण अधिकारी एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी। तो मैम, आज के स्वास्थ्यवाणी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार मैम। तो मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि न्यूनेटल एंड इन्फेंट केयर क्या होता है। देखिए, जन्म से लेके 28 दिन तक का बच्चा न्यूनेट कहलाता है और 28 दिन के बाद 1 साल तक का जो बच्चा है वो शिशु या इन्फेंट कहलाता है। तो यदि हम नवजात और उसके बाद इन्फेंट पीरियड के बेबी की कैसे सामान्य देखभाल कर सकते हैं, वो जानकारी अगर हम अपने पेरेंट्स को दे पाएं तो उससे हम नवजात की और शिशुओं की मृत्यु को बहुत कम कर सकते हैं। जी, बहुत अच्छा मैम। मैम, देखा जाता है कि डिलीवरी के बाद यदि नवजात शिशु तत्काल क्राय ना करे अथवा श्वास ठीक से ना ले रहा हो तो क्या किया जाना होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके फेफड़ों में एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट होता है। तो इसलिए जब बच्चा जन्म लेता है तो वो जब सांस लेता है या क्राई करता है तो ये जो फ्लूइड है वो हवा से रिप्लेस होता है। तो यदि किसी कारणवश बच्चे ने क्राई नहीं किया है तो उसे तत्काल न्यूनेटल केयर के लिए न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर पे ले जाना होता है, जहाँ पे कि हमारे एक्सपर्ट सिस्टर्स अथवा डॉक्टर के द्वारा उसे रिससिटेट किया जाता है। क्योंकि फर्स्ट मिनट जो होता है वो जन्म के बाद का वो गोल्डन मिनट होता है, उसमें अगर हम उसे ठीक से क्राई करवा लें या बेबी सांस लेने लग जाए तो उसका जीवन जो है वो बिल्कुल सही भविष्य के लिए अग्रसर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन को पर्याप्त मात्रा में मिल जाती है। जी मैम, बहुत ज़रूरी सवाल होता है कि नवजात शिशु के पैदा होने के पश्चात डॉक्टर अथवा सिस्टर द्वारा पेरेंट्स को कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी देनी चाहिए। यदि किसी भी कारणवश बेबी जो है वो इमीडिएट क्राई नहीं कर पाता है तो उसका जो है वो ब्रेन को चूंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जैसा मैंने आपको बताया, उसके कारण जो है उसका ब्रेन डैमेज कहीं ना कहीं कुछ % में होता है। तो उसके कारण हो सकता है कि वो भविष्य में उसके मेंटल रिटार्डेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम डेवलप हो। तो बच्चा आपका तुरंत रो लिया है या थोड़ा सा रोने में डिले हुआ है, ये बात जरूर पेरेंट्स को बता दी जानी चाहिए। जी मैम, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए। देखिए, वैसे तो यह है कि आधा से 1 घंटे के भीतर हमें ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा देनी चाहिए, पर हमारा स्टाफ, चाहे हमारे डॉक्टर्स हों चाहे हमारी सिस्टर्स हों, वो लेबर रूम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं। तो इससे ये सोचें कि हम जो है वो जब बेबी शिफ्ट हो जाएगा, मदर शिफ्ट हो जाएगी वार्ड में, उसके बाद हम फीडिंग के लिए फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे तो कई बार उसमें बहुत डिले हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि यदि बेबी आपका बिल्कुल नॉर्मल पैदा हुआ है, उसने अच्छे से क्राई कर लिया है, तो बेबी को जन्म सहयोगी, जो कि एक मितानिन भी हो सकती है या घर की अन्य कोई महिला भी हो सकती है, उसकी सहायता से ब्रेस्ट फीडिंग वहीं फीडिंग लेबर टेबल पे स्टार्ट करवा दी जाए। मैम, अक्सर देखा जाता है कि बहुत से लोगों में मिथ होता है कि न्यूबॉर्न बेबी को जन्म के तुरंत बाद ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी चाहिए या कुछ और चीज़ देना चाहिए। तो मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कब करानी चाहिए न्यूबॉर्न बेबी को। देखिए, बेबी को जन्म के
आधा घंटे से 1 घंटे के अंदर जो है हमें फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, ठीक है। पर बेहतर ये होता है कि चूंकि हमारे डॉक्टर्स और सिस्टर्स काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए वो शुरू का आधा 1 घंटा कब निकल जाता है और वो बच्चे को वार्ड में कब शिफ्ट कर पाते हैं जिसके बाद वो फीडिंग स्टार्ट करवाए, उसकी लिमिट अक्सर गड़बड़ा जाती है। तो इससे बेहतर ये होता है कि बेबी के जन्म के बाद अगर उसने इमीडिएट क्राई कर लिया, अर्थात वो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, तो जन्म सहयोगी जो कि एक मितानिन भी हो सकती है या फिर उनके घर परिवार की ही कोई महिला हो सकती है, उसकी सहायता से लेबर टेबल के ऊपर ही फीडिंग स्टार्ट करवा दी जाए। हमें कभी भी मदर के मिल्क के अलावा कोई भी अन्य चीज से शुरुआत नहीं करनी। जी मैम, प्रसव कक्ष में ही तत्काल ब्रेस्ट फीडिंग आरंभ करा देने के क्या फायदे होते हैं? मैडम, इसके बहुत इम्पोर्टेंट फायदे हैं। जैसे कि बेबी हमारा जब पैदा होता है तो बहुत एक्टिव होता है और उस फेज को, बेबी की एक्टिवनेस को अगर हम यूटिलाइज कर लें तो उसे हमें बाद में सकिंग सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसे जब हमारी जन्म सहयोगी जो है मदर की ब्रेस्ट से अटैच करेगी तो बेबी अपने आप मुंह चलाने लगता है और फिर उसे पता चल जाता है कि हाँ भाई, मुंह चलाने से हमें कुछ मिलता है। पर कई बार ऐसा हो सकता है कि तुरंत मिल्क ना आए। तो दूसरा फायदा हमें क्या है कि बेबी की जो सकिंग की जो प्रक्रिया है वो माँ के अंदर 2 रिफ्लेक्सेस डेवलप कर देती है, स्टार्ट कर देती है। एक है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स जो कि मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट करवा देता है और दूसरा है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स जो कि मिल्क को बाहर निकालने में सहयोग करता है। तो भले पहले मिल्क ना आए पर मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, तो संभावना ये रहती है कि कभी भी माँ के दूध की बच्चे के लिए कमी ना हो। तीसरा फायदा क्या है कि ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो रिलीज होता है ये यूट्रस पे भी कार्य करता है, यूट्रस की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो उससे क्या होता है कि प्लासेंटा बहुत आसानी से यूट्रस की दीवार से अलग हो पाता है। और जो पीपीएच एक हमारी मातृक मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है, वो पीपीएच मतलब पोस्टपार्टम हेमरेज जो है उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। तो ये बड़े 3 मुख्य कारण है यदि हम अर्लीस्ट इसको शुरू करवाएं। और इसीलिए बेहतर ये है कि अगर हम हो सके तो लेबर रूम पे ही फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं। जी मैम, अभी हमने ब्रेस्ट फीडिंग की बात की और उसके फायदे के बारे में बात किया, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है? जी हाँ मैम, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग या एकनिष्ठ स्तनपान या केवल स्तनपान, ये 3 शब्द हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि हमें जन्म से लेके 6 माह तक बच्चे को केवल माँ का दूध और केवल माँ का दूध देना है। अर्थात केवल दवाइयाँ यदि प्रिस्क्राइब की गई हैं या कुछ विटामिन दी जाती हैं तो उसके अलावा कोई भी चीज हमें नहीं देनी है, चाहे वो गर्मी के दिन हो चाहे वो ठंड के दिन हो, क्योंकि माँ के दूध में हर चीज, पानी से लेके हर पोषक तत्व इतनी पर्याप्त मात्रा में होते हैं कि बच्चे को 6 महीने तक कोई भी अन्य चीज नहीं देनी होती है। तो ये इस प्रकार अगर हम करते हैं तो निमोनिया और डायरिया जो सबसे मुख्य कारण है बच्चों की मृत्यु के लिए, वो उससे हम बच्चे को रोक पाते हैं और हम इसी प्रकार से अपने इन्फेंट्स की मोर्टेलिटी को कम करने में सहायक होते हैं। जी, और मैम बहुत ज़रूरी जानकारी होता है और कि नवजात शिशु को पहली बार कब नहलाना चाहिए? देखिए, बच्चे को या नवजात को नहलाने संबंधी जो बात है वो मौसम के ऊपर निर्भर करती है। सबसे पहली बात ये कि अगर ठंड का मौसम है तो हम हफ्ता भर, 10 दिन, 15 दिन कितना भी डिले कर सकते हैं, क्योंकि नहलाना कोई बहुत इम्पोर्टेंट चीज नहीं है। हमें बच्चे को हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करना होता है। हाइपोथर्मिया मतलब शरीर का तापमान कम नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि नवजात में अगर तापमान कम हो गया तो उसकी पूरी प्रक्रियाएं, चाहे वो श्वसन हो चाहे वो परिसंचरण तंत्र हो, वो सभी प्रभावित हो जाते हैं। तो इसलिए हमें इसको रोकना है। जरूरत अनुसार और मौसम के अकॉर्डिंग हम नहलाना डिसाइड कर सकते हैं। पर केवल HIV मदर का जो बेबी होता है उसे हमें पूरा टेम्परेचर का ध्यान रखते हुए उसे ही हमें जल्दी 24 घंटे के अंदर नहलाने पे ध्यान देना चाहिए। जी, अभी आपने बताया मैम कि नवजात शिशु को कब नहलाना चाहिए, और अब हम बात करेंगे कि नवजात शिशु को मालिश कब की जानी चाहिए मैम? देखिए,
नवजात की मालिश आप कभी भी शुरू कर सकते हैं। ये हमें जो है पूरा हाइजीन मेंटेन करते हुए, मतलब जो व्यक्ति उसकी मालिश कर रहा है उनके हाथों की हाइजीन, उनके वस्त्रों की हाइजीन का ध्यान रखते हुए, और सिंपल अपन इवन नारियल तेल से भी बच्चे की मालिश कर सकते हैं। पर हमेशा मालिश करते समय ये ध्यान रखना है कि ये हौले हौले करनी होती है। और दूसरी बात, कभी भी मालिश करने वाले का हाथ जो है वो नाल के ऊपर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब नाल काट के, आजकल नाल पे कुछ भी नहीं लगाने के लिए इंस्ट्रक्शन होते हैं, तो नाल में जो है ब्लड वेसल्स ओपन हो जाती हैं, तो वहाँ पे अगर गंदा हाथ लग गया तो उसके माध्यम से बच्चे के शरीर में इन्फेक्शन प्रवेश कर सकता है। इसलिए मालिश करते समय कभी भी नाल के ऊपर हाथ नहीं लगाना हो। जी मैम, अब हम बात करते हैं बहुत ही ज़रूरी जानकारी कि नवजात शिशु का टीकाकरण कब से शुरू करना चाहिए। देखिए, नवजात शिशु का टीकाकरण जो है उसके जन्म के 24 घंटे के अंदर ही आरंभ कर दिया जाना होता है। वैसे तो विटामिन के तत्काल लगता है। विटामिन के जो है एक महत्वपूर्ण चीज है, पर वो टीकाकरण के अंतर्गत शामिल नहीं की गई है। पर महत्वपूर्ण टीका हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए, क्योंकि यदि मदर हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन के लिए अनडायग्नोज्ड रही तो फिर ये संभावना रहती है कि कहीं ये इन्फेक्शन बच्चे को तक ट्रांसफर ना हो गया हो, क्योंकि इसके भी ट्रांसफर होने के सभी वही तरीके हैं जो कि HIV ट्रांसफर के होते हैं। तो इसलिए जो है ये हेपेटाइटिस बी जो है की बर्थ डोज 24 घंटे के अंदर देनी होती है। साथ ही साथ अब BCG और पोलियो की भी 0 डोज साथ ही देने का प्रावधान हो गया है। जी, बहुत ही अच्छी जानकारी मैम कि टीकाकरण सही समय में कराना बहुत ज़रूरी है। अब मैम मेरा अगला सवाल है कि 6 माह पूर्ण के पश्चात शिशु को क्या आहार देना चाहिए। जी हाँ मैम, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अपन ये तो जान गए कि 6 माह तक केवल माँ का दूध देना है, पर क्या होता है कि 6 माह पूर्ण होने के बाद माँ ये सोचती है कि बच्चा तो अभी तक दूध पी रहा था, तो वो अब खाने की चीजें तो गिटक नहीं सकेगा, तो वो फिर जब आहार शुरू करती है तो वो उसमें फिर दाल का पानी और जो है वो फ्रूट जूस वगैरह जैसी चीजें देती है। पर माँ का दूध कितना भी मात्रा में पर्याप्त दिख रहा हो, पर वो 6 माह की उम्र के बाद बच्चे के लिए अपर्याप्त पोषण तत्व दे पाता है। तो इसलिए जो है हमें 6 माह के पश्चात बच्चे का ऊपरी आहार शुरू करना होता है, जिसमें हम सभी वो चीजें दे सकते हैं जो कि हम खुद खाते हैं, पर वो चीजें जो है अच्छे से मैश होनी चाहिए, बिल्कुल उसमें दाना नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो सेमी सॉलिड होना चाहिए, अर्थात वो धीमे धीमे चम्मच से टपक के गिरे, ना कि टप 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 गिरना नहीं होना चाहिए, मतलब उतना पतला नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, उसमें तेल अथवा घी की मात्रा कंपैरेटिवली हमारे सामान्य आहार की तुलना में ज्यादा होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम हमारे जो क्षेत्र में उपलब्ध जो हमारे संसाधन हैं, जो भोजन के तत्व हैं या भोज्य पदार्थ हैं, उनका ही हम उपयोग करके बच्चे को पूर्ण पौष्टिक आहार दे सकते हैं। तो मैम मेरा आपसे आखिरी सवाल है कि यूविन क्या है। देखिए मैम, जैसा कोविड के समय में हुआ था कि वैक्सीनेशन को हम कोविन ऐप में अपलोड करते थे, और उसमें क्या होता था कि हमने वैक्सीनेट किया कोविन ऐप के माध्यम से, हम उसको जो है वो अपनी बुकिंग भी कर सकते थे। उसके बाद जो है हमारा सर्टिफिकेट भी हमारे मोबाइल में जनरेट हो जाता था, अगली डेट भी मिल जाती थी। तो उसके लिए जो है बड़ा आसान हो गया था हम सभी भारतवासियों के लिए कि हम जो है अगले टीके के लिए समय से पहुंच पाते थे, और इतनी बड़ी संख्या में हम अपने आप लोगों को कोविड से बचा सके थे। यही चीज जो है अब यूविन के नाम से, मतलब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, अर्थात हमारे रूटीन इम्यूनाइजेशन के लिए ये आ गई है, जिसे यूविन नाम दिया गया है। अर्थात अब इसके माध्यम से हमारे यहाँ शुरू हो चुका है। हमारी सिस्टर्स जो हैं वो यूविन के माध्यम से बच्चे के टीकाकरण को अपने मोबाइल में अपलोड कर रही हैं, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया जब हमारे 100% बच्चों में हो जाएगी, तो जो हमारा MCP कार्ड अभी तक मदर को संभाल के रखना पड़ता था, हर बार लेके आना पड़ता था,
उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है ये यूविन के माध्यम से उनके मोबाइल में जब सब कुछ डिटेल्स आ जाते हैं, अगले वैक्सीनेशन की डेट भी आ जाती है, तो वो भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में जाके अपने बच्चे का जो प्रस्तावित टीका है उसको पूर्ण करा सकती है। जी, आपके सभी महत्वपूर्ण सुझावों और जानकारी के लिए धन्यवाद मैम। आशा है कि हमारे श्रोताओं इससे लाभान्वित होंगे और अपने नवजात शिशुओं का सही देखभाल कर सकेंगे। दोस्तों, इस कार्यक्रम से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमारे संपर्क नंबर 8109983187 पे संपर्क करें और ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।